नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश खबरों की तह तक में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने सरकार में दायित्व बांटे हैं। पहले लिस्ट में 10 बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को दायित्व बांटे गए। मधु भट्ट को उत्तराखंड संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया, तो वहीं ज्योति प्रसाद गेरोला को 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति राज्य स्तरीय के उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने अवगत करवाया कि शासन की ओर से जनहित में निम्नलिखित महानुभावों को उनके सामने उल्लेखित दायित्व प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। रमेश गढ़िया को उत्तराखंड राज्य स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा, तो वहीं मुफ्ती शमून कासमी को उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष का दायित्व, बलराज पासी को उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण सौंपा गया। संस्था के अध्यक्ष का दायित्व सुरेश भट्ट को, तो वहीं राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। अनिल डब्बू को कृषि उत्पादन और विपणन बोर्ड के मंडी के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया, तो वहीं कैलाश पंत को उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। शिव सिंह बिष्ट को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया, तो वहीं नारायण राम टमटा को हरिराम टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन संस्थान के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। तो चलिए हमारे साथ खबरों की तह तक में जाने के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर, तो वहीं उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो राव शफात अली जुड़ गए हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की अगर बात करें तो राव शफात अली, आपके पास आना चाहेंगे। यहाँ पर उत्तराखंड में जो वरिष्ठ नेता थे उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। जहां पर बात अगर यहाँ पर की जाए, राज्य सरकार ने दायित्व 10 जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे उनको सौंप दिए है। किस तरीके से इस खबर की तह तक आप जाएंगे, राव शफात अली? दीपिका, एक लंबा इंतजार करना पड़ा इन नेताओं को, और क्योंकि 2 वर्ष से ज्यादा का वक्त बीत चुका है धामी सरकार को, और ये उम्मीद थी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो ये उम्मीद कर रहे थे कि राज्य सरकार कब उनको दायित्व देगी। ये इंतजार इतना लंबा हो चुका था कि 2 वर्ष से भी ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन अब पितृ पक्ष से पहले ही अब राज्य सरकार ने ये बड़ी सौगात भाजपा के उन वरिष्ठ नेताओं को दी है। हालांकि अभी एक जो पहली लिस्ट है सिर्फ वो जारी हुई है। इसमें 10 नाम है भाजपा के बड़े और वरिष्ठ नेता हैं, जिनमें परिषद है, बोर्ड है, समिति है या फिर निगम है। इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से उनको नवाजा गया है, यानी राज्य मंत्री का इसमें दर्जा दिया जाता है। हालांकि ये परंपरा देखिए उत्तराखंड में बहुत पुरानी है। जब यहाँ एनडी तिवारी सरकार थी तो उन्होंने करीब 250 से 300 ऐसे राज्य मंत्री बनाए थे, रेवडियो की तरह पद बांट देते, और ये परंपरा आज तक नहीं रुकी है। हालांकि इसमें थोड़ी कमी जरूर आई है। उसके बाद बीसी खंडूड़ी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे तत्कालीन, तो उन्होंने थोड़ा सा कम किया था, ये जो पद बांटे जा रहे थे इनको, इनमें कमी लाई थी। उसके बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, यानी तत्कालीन हरीश रावत सरकार थी, तो उस वक्त भी इन पदों को बेहताशा बांटा गया था। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, केंद्र में आए, तो उन्होंने कहा कि वीवीआईपी जो कल्चर है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, लाल बत्ती को खत्म किया जाएगा। और देखा गया कि अब जो पहले की तरह रेवडियो की तरह पद बांटे जाते थे, अब उनमें बहुत कमी आई है। बहरहाल अब धामी सरकार का अगर जिक्र करते हैं तो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, लेकिन अब बड़ी सौगात से नवाजा है। हालांकि पहली लिस्ट है, एक लिस्ट इसके बाद सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि 20 ऐसे बड़े वरिष्ठ जो भाजपा के कार्यकर्ता नेता, उनकी लिस्ट एक बार फिर से जारी होगी, और 10 की एक लिस्ट जारी होगी, यानी 40 ऐसे पद हैं जो राज्य मंत्री स्तर के पद राज्य सरकार की ओर से दिए जाने हैं। इस 10 लिस्ट की बात करें तो देर रात ये लिस्ट जारी हुई है। जो सूचना महानिदेशक हैं उनके द्वारा लिस्ट जारी की गई थी। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन लिस्ट जारी हो चुकी है। अब क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त तो लंदन के दौरे पर है, और वहीं से सौगात इसको कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनको दी गई है, जिसमें मधु भट्ट काफी वरिष्ठ नेत्री मानी जाती हैं उत्तराखंड में, और काफी वजूद रखती हैं अपना भाजपा के भीतर। और ज्योति प्रसाद गैरोला है, जिनको
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन जो समिति है राज्य स्तरीय, उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। रमेश गढ़िया हैं, जलागम परिषद का उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो अलग अलग जिसमें 5 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और 5 अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्योंकि निगम है, बोर्ड है, परिषद है, इनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद वितरित किए गए। बिल्कुल राव शफात, साथ ही अगर यहाँ पर बातचीत की जाए, लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, उनको लेकर अगर इससे जोड़ा जाए, जो दायित्व की 10 जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको जो दायित्व दिए गए हैं उनको लेकर इसको जोड़ा जाए, क्योंकि बीजेपी अब लगातार अलर्ट लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर दोनों को यहाँ पर जोड़ा जाए तो किस तरीके से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव अभी नजदीक है। हाँ दीपिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2024 के चुनाव बहुत नजदीक हैं। हालांकि उपचुनाव की अगर बात करें तो भाजपा ने अपनी जीत को दर्ज कराया था जब उपचुनाव हुआ था बागेश्वर सीट पर, लेकिन लोकसभा चुनाव क्योंकि धीरे धीरे करीब आ रहे हैं और ये उसी की कवायद के तौर पर देखा जा सकता है। जो बड़े और वरिष्ठ नेता हैं अपने अपने क्षेत्रों में उनका जो वजूद है, राजनीतिक वजूद है, वो बहुत बड़ा वजूद है। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती होता है दीपिका किसी राज्य सरकार के लिए, जब वो अपने सरकार में किसी को पद बांटती है, यानी कि राज्य मंत्री का दर्जा देती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो नाराज हो जाते हैं। अब यही तस्वीरें कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि बीजेपी में सामने आए, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त होती है, हजारों की संख्या में नेता मौजूद होते हैं कि उनको राज्य सरकार जिम्मेदारी दे सरकार के भीतर, लेकिन ये बहुत कम संख्या होती है। जैसा मैंने कहा कि पहली लिस्ट अभी जारी हुई है, सिर्फ 10 ऐसे नेताओं की लिस्ट जारी हुई है और 2 लिस्ट अभी और जारी होनी है। लेकिन इसको चुनाव के कवायद के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनका अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर राजनीतिक वजूद है। ज्योति प्रसाद गैरोला एक बड़ा नाम माने जाते हैं, मधु भट्ट एक बड़ा नाम मानी जाती हैं, रमेश गढ़िया हैं, सुरेश भट्ट हैं। तो ये तमाम नाम ऐसे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच में एक मजबूत पकड़ रखते हैं। और लोकसभा चुनाव से बहुत पहले यानी ऐन वक्त पर इसको कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने इन सभी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी, और जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार चाहती है कि किसी भी तरह की कोई भी चुनौती उसके सामने ना हो, किसी तरह की कोई नाराजगी ना हो। इसीलिए 2 वर्ष से ज्यादा का वक्त लग गया इस लिस्ट को जारी होते होते, और हो सकता है कि जो दूसरी लिस्ट हो उसमें भी थोड़ा सा वक्त लग जाए। बिल्कुल राव शफात, वही एक और अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर बातचीत की जाए तो वो उत्तराखंड में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास यहाँ पर कर रही है। इसी के साथ ही अब उन्होंने जो बीजेपी के 10 जो वरिष्ठ नेता है उनको उनकी जिम्मेदारी सौंपी है, तो जनहित को लेकर किस तरीके से देखा जा सकता है, जनहित इसमें किस तरीके से आ सकता है? देखिए दीपिका, क्योंकि बोर्ड होते हैं, परिषद होते हैं, निगम होते हैं, समिति होती है, और इनकी जिम्मेदारी जब किसी को दी जाती है, यानी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य बनाया जाता है, तो ये जनहित के कार्यों के लिए ही बनाया जाता है। क्योंकि जो फाइलें हैं उन पर पहले राज्य मंत्री अपना अनुमोदन देते हैं, जो जनहित के कार्य होते हैं उनको देखते हैं, उसके बाद मंत्रालय में फाइल जाती है, फिर सचिवालय में फाइल जाती है। तो एक अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग इस फाइल की होती है। तो अगर इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर जो सदस्य हैं वो नहीं बनाए जाते, तो जो जनहित के कार्य हैं, जनहित में जो विकास के कार्य हैं, वो अवरुद्ध हो जाते हैं। और यही वजह है कि इनको राज्य सरकार जल्द से जल्द बांटना भी चाहती है। लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि चुनौती बहुत होती है, अगर किसी को एक पद दे दिया तो दूसरे जो नेता है वो नाराज हो जाते हैं। दिल्ली तक दौड़ लगा रहे थे नेता इन पदों को पाने के लिए, लेकिन जो वरिष्ठ नेता है, जो ईमानदारी से काम करते हैं, कुछ पद उनको मिल जाते हैं। लेकिन कुछ जो नेता है वो ये मानते हैं कि कुछ लोगों को चापलूसी से भी पद मिल जाते हैं। देखिए, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें, जो 10 नाम इस वक्त जारी किए गए हैं वो वाकई में पार्टी की तरफ से बिल्कुल एक तरीके से काम करने वाले हैं, जनता के बीच में जाने वाले हैं। राज्य सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, नीतियां, उनको जनता तक पहुंचाने वाले नेताओं की लिस्ट में ये माने जाते हैं। तो अब इसको कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी से इनको नवाजा गया है। और जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया, पद दे दिया गया और ये अपने दफ्तरों में बैठ जाएंगे। अब जरूरी ये होगा कि वो जनहित के कार्य करें, विकास कार्य करें और जनता तक जो सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं, वो जनता तक पहुंचाएं। चलिए राव शफात, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी हमारे साथ साझा की। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपदा पर सियासी घमासान के बीच आज केंद्रीय दल पहुंचेगा शिमला। जी हां, आपदा की तबाही देखने के लिए आज 2 टीमें पहुंचने वाली हैं, जिसमें कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और सोलन के बद्दी में ये टीमें जाएंगी। केंद्रीय टीम की विजिट से हिमाचल को अब काफी उम्मीदें यहां पर हैं। हिमाचल 12,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपदा से कितना नुकसान हुआ इसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल की 2 टीमें आज पहुंचने वाली हैं। तो चलिए अब इस खबर की तह तक जाने के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं।
प्रदीप, बात अगर यहाँ पर हिमाचल में जो इस बार त्रासदी आई है, अगर उसकी बात यहाँ पर की जाए तो भारी नुकसान हिमाचल में त्रासदी को लेकर देखा गया। तो वहीं केंद्रीय दल अब दूसरी बार हिमाचल में विजिट करने जा रहे हैं। किस तरीके से इस खबर की तह तक जाएंगे आप? हिमाचल में इस बार त्रासदी से भारी नुकसान देखने को मिला, तो वहीं केंद्रीय दल दूसरी बार हिमाचल विजिट करने जा रहा है, जहां लगातार देखा जा रहा था कि हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार केंद्र के सरकार से राष्ट्रीय आपदा हिमाचल की त्रासदी को घोषित करने की मांग लगातार करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं अब 12,000 करोड़ की आर्थिक पैकेज की मांग भी हिमाचल के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि आज ये दो टीमें यहां पर पहुंचने वाली है। कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, बद्दी में ये टीमें पहुंचेगी। आपदा से कितना कुछ नुकसान हुआ है, क्या कुछ वहां पर त्रासदी से लोगों को जो मार झेलनी पड़ी है, उसका यहां पर जायजा लिया जाएगा। और अब इसी को लेकर हिमाचल को इन दोनों टीमों से काफी उम्मीदें यहां पर लगाई जा रही है। और आपदा को लेकर सियासी घमासान भी लगातार देखने को मिल रहा था, जहां आपको बता दें कि सियासी घमासान के बीच में आज केंद्रीय दल पहुंचेगा। लगातार देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा हिमाचल त्रासदी को घोषित करने की मांग कर रहे थे। तो वहीं इसी बीच दो टीमें पहुंचेंगी। तो चलिए एक बार फिर हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बात हिमाचल की त्रासदी की जाए तो भारी नुकसान इस बार देखने को मिला, जहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि इस बार की जो त्रासदी है वो पहली बार ऐसे हिमाचल में देखने को मिली है। तो वहीं इसी बीच जहां केंद्रीय दल एक बार पहले हिमाचल विजिट कर चुका है, अब दूसरी बार हिमाचल विजिट कर रहा है। किस तरीके से इस खबर की तह तक जाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए जी। हिमाचल के लिए ये एक बड़ा मौका है कि फिर से केंद्रीय दल आ रहा है और यहाँ पर अलग-अलग स्थानों पर जाकर नुकसान का आंकलन करेगा। तो ऐसे में इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से जो प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं, उनके पास एक बड़ा जिम्मा होगा कि इन्हें संतुष्ट करना है कि नुकसान जो हुआ है वो बड़े स्तर पर हुआ है और ऐसे में राज्य सरकार को मदद की जो दरकार है वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे में अगर बात प्रदेश की करें तो लगभग 12,000 करोड़ का जिक्र लगातार हो रहा है कि इतना नुकसान प्रदेश में हुआ है और असेसमेंट इसकी की गई है और नुकसान का रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को पहले भेजी गई थी और उसके बाद ही ये दूसरा मौका है जब ये टीम प्रदेश में आई है। तो आज 4 जिलों का दौरा करेगी, जिसमें कांगड़ा है, मंडी है और सोलन सिरमौर का क्षेत्र है। और इन चारों जो जिले हैं, इसमें जब दूसरा साल था मानसून का, उस दौरान बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बाढ़ आने की वजह से, बादल फटने की वजह से और जाने भी इस दौरान गई हैं। उसमें नुकसान का हम कह सकते हैं कि आकलन काफी ज्यादा हुआ था। और इसके बाद अब जो टीम आज आएगी और ये पूरा दौरा करेगी, उसके बाद जब केंद्र सरकार के पास वापस लौटेगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, उसके बाद देखना होगा कि हिमाचल को कितना जो राहत राशि है, आर्थिक मदद है, वो केंद्र देता है। तो अब हिमाचल की निगाहें भी केंद्र सरकार पर ही टिकी हुई है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है। ऐसे में ये बार बार मांग उठ रही है कि 12,000 करोड़ का राहत पैकेज मिलना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो बाकी राहत पुनर्वास के लिए केंद्र मदद कर सकता है और राहत मैनुअल में बदलाव को लेकर भी हिमाचल सरकार मांग कर रही है। तो देखना ये होगा कि ये टीम अब आज से यहाँ पर दौरा करेगी, 2 दिन तक यहाँ रहेगी, फिर दिल्ली लौटेगी और उसके बाद हिमाचल को और क्या मदद के तौर पर राहत राशि मिलती है। जी बिल्कुल प्रदीप, साथ ही साथ हिमाचल में जो आपदा आई है उस पर इस बार सियासी घमासान भी खूब देखने को मिला, जहां पर लगातार देखा जा रहा था कि सीएम सुक्खू जो है वो केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं आज 2 केंद्रीय दल वहां पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं 12,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग की गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए इस बार आपने देखा भी होगा कि जब मानसून सत्र चल रहा था उस दौरान भी एक संकल्प विधानसभा से पारित हुआ है। उसमें एक प्रमुख मांग तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की थी और दूसरा 12,000 करोड़ के राहत राशि देने की। क्योंकि अगर हिमाचल की बात करें, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी इलाकों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर जो अगर कोई निर्माण भी करना हो तो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी लागत वो मैदानी इलाकों से 3 गुना 4 गुना तक ज्यादा हो जाती है और कई स्थानों पर 5 गुना तक बढ़ जाती है। और ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर सड़क मार्ग नहीं है, तो ऐसे में अगर वहां पर रेत, बजरी, सरिया ये तमाम चीजें ले जानी पड़े तो उसकी कैरेज जो है उसको ले जाने का खर्चा ही बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके मूल जो कॉस्ट है उससे ज्यादा हो जाता है।
तो ऐसे में हिमाचल ये मांग कर रहा है कि जो हमारा नुकसान हुआ है, चाहे पानी की स्कीमें बह गई, चाहे सड़कों की जो संपर्क मार्ग है वो नष्ट हो गए, नेशनल हाईवे का इशू केंद्र सरकार का है तो उसको केंद्र सरकार ने ही ठीक करना है, और उसके बीच में पुल आते हैं वो भी केंद्र सरकार के अधीन ही है, NHAI के अधीन होते हैं। लेकिन जो बाकी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रदेश सरकार का, उसको जो नुकसान पहुंचा है तो उसको फिर से बहाल करना है। लोगों के घर ढह गए हैं और कई जगह ये देखने को मिला है कि गांव धस गए और फिर उनको राहत शिविरों में रखना पड़ रहा है, और अब किराए के मकानों में जो है सरकार ने उनको शिफ्ट किया है। तो ऐसे में ये तमाम चीजें हैं और इसको देखते हुए राज्य सरकार मांग कर रही है कि हमें राहत पैकेज मिलना चाहिए, और अंतरिम राहत के तौर पर 2000 करोड़ की मांग हो रही है, और अभी तक अगर बात करें तो 200 करोड़ रुपए अंतरिम राहत के तौर पर मिल चुके हैं, और कुछ पैसा वो जो पहले से ही हिमाचल से रिपोर्ट भेजी गई थी नुकसान की, उसके एवज में मिला है। तो ऐसे में अब मांग बेशक प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इसमें केंद्र क्या रवैया अपनाता है और क्या केंद्र इसमें मदद करता है, या अभी जो टीम आई है, दूसरी बार ये टीम आई है, तो जब ये वापस लौटेगी ये अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश करती है केंद्र सरकार से, उस पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने साझा की और इस खबर की तह तक आप गई। तो चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर पंजाब से है। पंजाब में किसान संगठनों का आज से 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन है। बाढ़ से हुए नुकसान के लिए वित्तीय पैकेज की मांग यहां पर की जा रही है। MSP के लिए कानूनी गारंटी और कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर यह आंदोलन किया जा रहा है। पंजाब में 12 जगहों पर रेल रोको आंदोलन, जिसमें मोगा, होशियारपुर, गुरदासपुर में किसान आंदोलन करेंगे। जालंधर, तरन तारण, संगरूर, पटियाला में भी किसान आंदोलन करने जा रहे हैं, जहां बाढ़ से हुए नुकसान के लिए वित्तीय पैकेज की मांग की जा रही है। MSP के लिए कानूनी गारंटी और कर्ज माफी सहित अपनी मांगों के समर्थन में कई किसान संगठनों ने पंजाब में 28 सितंबर से 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। पंजाब के मोगा, होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर, तरन तारण, संगरूर, पटियाला, फिरोजपुर, भटिंडा और अमृतसर समेत 12 स्थानों पर रेल रोको आंदोलन अगले 3 दिनों तक किया जाएगा। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल लाइव जुड़ चुकी है। हरसिमरत, बात पंजाब की जाए तो किसान संगठन अब एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, जहां पर वित्तीय पैकेज की जो बाढ़ में नुकसान हुआ है उसको लेकर और भी कई मुद्दे हैं। किस तरीके से इस खबर की तह तक जाएंगे आप? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि किसानों की तरफ से कॉल दी गई थी 28, 29 और 30 सितंबर की, और इसके बारे में पहले ही जो जानकारी थी वो दे दी गई थी। हालांकि इस बीच जो है कई मीटिंग्स जो है वो भी किसानों की हुई है। सरकार ने भी कोशिश की कि ये जो कॉल है उसको रुकवाया जा सके, पर फिलहाल जो है किसान अब धरने पर बैठ गए हैं। आपको बताएं कि पंजाब में तकरीबन 12 जगह पर किसान जो है वो बैठे हैं। अलग अलग जिलों में रेलवे ट्रैक्स जो है वो किसानों के द्वारा रोके जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे से ये अनशन जो है, ये प्रदर्शन जो है पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। वहीं अगर मांगों की बात की जाए तो उसमें बारे में बताया गया है कि पिछले काफी समय से केंद्र के साथ कुछ मांगे लंबित चल रही थी, जिसको चलते हुए ये स्टेप जो है वो लिया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि किसान जो है पूरी तैयारी के साथ आए हैं और उनका कहना है कि हम 3 दिन का खाना, राशन पानी और साथ ही लेटने के लिए गद्दे भी यहाँ पर लेकर आए हैं, ताकि अगर हमें रात को भी रहना पड़ता है तो हम लोग रेल रोकेंगे और यहीं पर ट्रैक पर ही सोएंगे। और दूसरी बात, अगर मांगों की जाए तो उसमें कई तरह की चीजें जो हैं वो शामिल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाढ़ की। जैसे कि अभी देखा कि पंजाब में बाढ़ के हालात के बहुत सारी चीजें जो है वो तहस नहस हुई हैं। बहुत सारे खेत जो हैं वो बंजर हो गए, उनमें मिट्टी जो है भर गई है। तो इसको लेकर के मुआवजा जो है वो मांगा जा रहा है। मुआवजे में उनका कहना है कि 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरी बात, ये भी बात कही गई है कि MSP को कानून बनाया जाना चाहिए, क्योंकि MSP की बात काफी समय से हो रही थी। वहीं पर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ मनरेगा में 200 दिन का कार्य जो है वो सुनिश्चित करना कहा गया है। इसके अलावा एक और बात जो है वो मेन तौर पर इसमें रखी गई है प्रदर्शन की मांगों में, वो ये था कि जब किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली, और वहां पर जिन किसानों के परिवार के कोई लोग शहीद हुए हैं, जिन जिन परिवार से लोग शहीद हुए उस किसान आंदोलन में, उनके भी परिवार को एक एक सरकारी नौकरी की मांग जो है वो रखी गई है। और उस समय पर जो किसानों के ऊपर या मजदूरों के ऊपर किसी तरह के भी कोई पर्चे दर्ज हुए हैं, कोई केस लगे हैं, तो उन सभी को वापस लेने की मांग जो है वो की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि बीच बीच में
सरकार के साथ तालमेल बनाने की कोशिश की गई, बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो भी की गई, पर फिलहाल उनका कोई नतीजा निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा है। इसलिए किसान जो हैं वो रेलवे ट्रैक्स पर जुड़ना शुरू हो गए हैं। और बात की जाए 28, 29 और 30 की, तो जो लोग ट्रेन से सफर करने वाले हैं, जिन्होंने बुकिंग करवाई थी या जो डेली पैसेंजर्स हैं, उनको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी चलिए हरसिमरत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली खबर पर आप से एक बार फिर जानकारी लेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां ड्रग्स केस में पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर पुलिस ने कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार किया। सुबह 6 बजे खेरा के चंडीगढ़ आवास पर पुलिस पहुंची थी। 2015 के एक पुराने केस में ये गिरफ्तारी की गई है। कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया है। गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया गया है। आपको बताते चले कि सुखपाल सिंह खेरा पर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इससे पहले भी उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और ईडी ने आरोप लगाया था कि खेरा ने ड्रग मामले के दोषी और फर्जी पासपोर्ट रैकेट के सहयोगी हैं। पंजाब हरियाणा में याचिका दाखिल करते हुए खेरा ने हाईकोर्ट को बताया कि 2015 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामला उनके खिलाफ विचाराधीन था। इस मामले के लंबित रहते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। हाईकोर्ट ने जनवरी 2022 में याचिकाकर्ता को इस मामले में सशर्त जमानत दी थी। इसके बाद एनडीपीएस मामले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। तो चलिए एक बार फिर हमारे संवाददाता हरसिमरत कॉल का रुख करेंगे। हरसिमरत, पंजाब पुलिस का ड्रग्स के खिलाफ आज बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस विधायक को 2015 में जो मामला आया था उसको लेकर यहां पर गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही अगर इसको राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां इस गिरफ्तारी का विरोध करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस विधायक भी खुद को बेकसूर बताते हुए नजर आ रही है। किस तरीके से इस खबर की तह तक जाएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सुबह की ही ये सबसे बड़ी जो खबर ये सामने आई कि तकरीबन 6 से 6:30 के बीच फाजिल्का पुलिस जो है वो सुखपाल खेरा, जो कि विधायक हैं बुलंद से, सेक्टर 5 में उनका आवास है, वहां पर पहुंची है और सुबह ही उनको जो है गिरफ्तार करके वहां से ले गई है। हालांकि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो बहुत सारी खींचतान जो है वहां सुखपाल खेरा और पुलिस के बीच देखने को मिली, क्योंकि पुलिस मुलाजिम जो थे उनमें से कई जो थे वो बिना वर्दी के वहां पर गए थे। तो सुखपाल खेरा ने इस बारे में भी सवाल किया। साथ ही साथ लोकल पुलिस की अगर मैं बात करूं, यानी कि चंडीगढ़ पुलिस के बारे में भी सुखपाल खेरा पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि चंडीगढ़ पुलिस आपके साथ क्यों नहीं आई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए वारंट की, तो वारंट दिखाने की भी बात इसमें की गई। वहीं अगर मैं केस की बात करूं तो साल 2015 का एक एनडीपीएस मामले का केस बताया जा रहा है। उस समय भी सुखपाल खेरा को गिरफ्तार किया गया था और उस समय भी इस मामले में कार्रवाई जरूर हुई थी। पर आपको बताएं कि इस मामले से सुखपाल खेरा जो है वो साफ निकल आए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जो है स्क्वैश किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से इसे ड्रग्स के ऊपर एक बड़ा एक्शन जो है वो बताया जा रहा है। उनका कहना है कि सुखपाल सिंह का एक करीबी था गुरदेव सिंह, जिसको कि गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जो है साथ ही इस केस में सुखपाल खेरा भी संलग्न थे, और पर राजनीतिक रसूख के कारण सुखपाल खेरा जो है इस मामले से निकल गए थे। पर एक बार फिर से जब वो मामला खुला है तो सुखपाल खेरा को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो वो इसको राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। खुद सुखपाल खेरा इसे बदलाखोरी का मामला बता रहे हैं और फिलहाल ये सारी चीजें जो हैं ये जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी कि आखिर ये मामला एनडीपीएस एक्ट में जो ड्रग्स केस का अब चल रहा है, तो जिसमें इनको फिलहाल ये बाहर थे, यहाँ पर रह रहे थे, चंडीगढ़ में अपना कामकाज कर रहे थे, तो इस मामले में आगे क्या रुख रहेगा, क्योंकि एक तरफ सरकार नशे के खिलाफ ड्रग्स अभियान को छेड़ रही है और वहीं अगर सुखपाल खेरा की बात की जाए तो साल 2015 के इतने पुराने केस में जो है उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी चलिए हरसिमरत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ विस्तार से साझा की और हमारे तमाम सहयोगी जो अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।